ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलें, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है, देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म। और जैसा अपन सबको को पता है कि ऑर्गेनिक का बेस होता है ये, ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी ना यहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारथी है ये, या फिर कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक रहस्य, ठीक है। कैसे, जैसे आप सभी बोलते हैं ना सारे स्टूडेंट्स, आपको किस तरह रिएक्शंस नहीं चलती है, रिएक्शन समझ में नहीं आती है, कैसे होगी, किस तरीके से अभिक्रियाएं होगी, कहाँ पर रिएक्टेंट और जितनी भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है अपन यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी जो प्रॉब्लम अभी तक आप फेस करते आए। मतलब अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया बेटा, तो आप ये मान लो कि आपने ऑर्गेनिक आपकी आधी से ज्यादा तो यहीं पर ही कवर हो जाती है, ठीक है। बस आपको समझने की जरूरत है, हर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, पल के नहीं झपकाना है, मतलब पल के झपका सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि स्किप मत करो, ठीक है, जितना ज्यादा आप स्किप करोगे तो लाइफ ही स्किप होती जाएगी फिर, है। तो वो ध्यान दीजिए, हर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको क्या पता है कि जितना पॉइंट आपने स्किप कर दिया, जितनी देर का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, उसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो हो सकता है, कोई वो कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आगे आपके काम आने वाला था। और फिर आप 10-15 मिनट का अगर आपने इस तरीके से स्किप करके देखा, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो चैप्टर तो आपको समझ में आना ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप दोबारा समझो, और किसी भी चीज को जब दोबारा करते हैं ना बेटा, तो वो फ्लो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो एक बार जब आप कर रहे हैं, पहले पूरी तरीके से अच्छे से कीजिए, देन आप रिवाइज करना है आपको। जब 2, 4, 5, 10 जितनी बार आपको देखना है, तब तक आप जो है लेक्चर्स को देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, हर एक उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन चलानी है बेटा आपको, तो सबसे जरूरी बात जो है, ठीक है, वो यही है कि पहला काम हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप उस पर ध्यान दीजिए, सीक्वेंस पे पूरी तरीके से ध्यान देना है आपको कि हमने कोई रिएक्शन देखी किसी भी तरीके की, अपने को पता है ना कि जैसे रिएक्टेंट दिए हुए 2 रिएक्टेंट है, रिएजेंट पूछ लिया, प्रोडक्ट दे दिया, रिएजेंट पूछ लिया, ए बी सी, इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं नीट में। आप सभी ने देखे होंगे, प्रीवियस के पेपर्स आप सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस भी आप देख रहे होंगे, तो उनमें आपने देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। उस तरीके के क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर, और हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को अपन समझने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं अपन यहाँ पर, है ना, और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कहाँ से शुरुआत करें। कोई भी अपने पास में एक रिएक्शंस दी हुई है ना, और उस रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट है अपने पास में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने को करना है। बात समझ रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो अपन छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाए, ठीक है। अब अपने पास में जो रिएक्टेंट तो है, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि सबसे पहली प्रोसेस क्या करें हम, सबसे पहला काम हमको क्या करना है। जो भी रिएक्शंस दी हुई है बेटा अपने को, वहां पर सबसे पहला काम जो अपन करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन का मतलब आप सब समझ ही रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे। अगर नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टूटना तो पड़ेगा ही, और सही जगह से, है ना। टूट तो सकता ही है, लेकिन सही समय पर सही जगह से टूटना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सही जगह से उस कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो आगे की प्रोसेस जो है वो अपने को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो रिएक्शंस में, ठीक है। और उतना टाइम अपने पास में नहीं होता कि घंटे तक अपन सोचे, है ना, ठीक है। अपने को सेकंड्स के अंदर ध्यान रखना है क्वेश्चंस का। आप जो है ये टेंडेंसी बना लीजिए कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सेकंड्स में हमको उसको सॉल्व करना है। मिनट का सोचो ही मत, ठीक है, सेकंड वाली स्पीड लेकर के चलो, तो आप आराम से होगा। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं बेटा, अपन जो भी कंपाउंड अपने पास में दिया है, अपन क्या करेंगे, उसका बॉन्ड फिजन करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर आपको लिखा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और बॉन्ड का ब्रेक होना ही क्या होता है, बॉन्ड फिजन अपन कहेंगे। 2 तरीके से, हम 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 टाइप आप कह रहे हो। पहला हो गया अपने पास में होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। ये इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे बेटा, होमोलाइसिस प्रोसेस कहेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये जो कंपाउंड अपने पास में दिया हुआ है, देखिए
किसी भी रिएक्शंस को चलाने के लिए किसी न किसी रिएजेंट की जरूरत होती है, किसी न किसी प्रेजेंस जरूरी होती है। ठीक है, जैसे आपने जब आप 11th में आए हैं, आपने साइंस लिया, बायो ली, ठीक है, तो किसी न डेफिनेटली आपको सजेस्ट किया होगा, आपने भी सोचा होगा, दूसरों को देखा होगा, यानी न कहीं से तो आपको इंस्पिरेशन मिला ही है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। फिर धीरे धीरे जब आपने उसमें फोकस किया होगा तब आपको लगा कि नहीं, अब तो मुझे डॉक्टर बनना ही है। तो अब तो हमने दृढ़ निश्चय कर ही लिया ना कि डॉक्टर बनना ही है। ठीक है, तो अब उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है ना, और वो तभी अपन पढ़ेंगे जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट तब नहीं आता है या वो तब टफ बन जाता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है उसका एप्लीकेशंस क्या है, मींस उसको यूज किस तरीके से करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। ये कुछ चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो हर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बेटा केमिस्ट्री नहीं, ठीक है, और कोई सा भी चैप्टर हो वो बहुत ईजी हो जाता है। बस ध्यान रखने की आपको जरूरत है, कंसंट्रेशन के साथ में कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, और स्किप मत कीजिए, है ना। तो देखो, होमोलाइटिक प्रोसेस, एक सिंपल सी बात है कि होमोलाइटिक जो फिजन हो रहा है उसमें क्या होगा बेटा, हम इस बात पे ध्यान दें तो यह समानता को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी कंपाउंड है अपने पास में वो इक्वली टूट जाए। ठीक है, अब कंपाउंड इक्वली टूटेगा तो हमको एक बात पता है कि किसी भी कंपाउंड में के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनना है तो वो बॉन्ड बनने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को चाहिए होते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपने को जरूरत है। यानी कि अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, जैसे दो दोस्तों के बीच में किसी चीज को खरीदने की बात चल रही है, ठीक है, और उन दोनों ने क्या किया, कुछ लेकर के आए वो, जब सेशन कंप्लीट हो गया, जब जाना है तो उन्होंने क्या किया, सपोज दोनों ने मिलकर के 200 रुपए लगाए थे। ठीक है, तो जब जाएंगे वो क्या करेंगे, किसी को बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं, या तू रख ले, मैं रख लूं, मेरे 100 रुपए मुझे दे दे। ठीक है, तो जिसने जो लगाया अपना वो लेकर के चला गया। ठीक है, जिसके पास में पहुंच गया, आप सीधी सी बात ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसने रख लिया और एक इसने रख लिया। ठीक है, कैसे ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटना जरूरी था, और सिंपल सी बात है कि बॉन्ड टूट के ये ऐसा नहीं कि अपने अपने रास्ते चल दिया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक ही इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो ये अनस्टेबल भी तो होंगे ना, तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इनको फिर से किसी न किसी के साथ में रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, जब तक उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तब तक वो स्टेबल नहीं हो सकते, ऐसा अपन बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे अपने को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने जैसे आपको कहा कि हाँ, कोई ना कोई प्रेजेंस होना जरूरी होता है, तो सिंपल जब कुछ ही नहीं है भी, है ना, तो दूसरों को देख करके जैसे इंस्पायर हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि संगति का असर, ठीक है, या देख कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर भी जब कुछ नहीं है तो किसको, सूरज के प्रकाश को देख करके ये रिएक्शन इंस्पायर हो जाती है, हमको अलग होना चाहिए। ठीक है, क्यों अलग होना चाहिए, जी भर गया भाई, अब जो है क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब इसको कह सकते हैं म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दोनों अलग हुए और दोनों ने क्या किया, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, और दोनों क्या हो गए, ये देखिए, ये इसका इसके पास चला गया और इसका इसके पास, यानी कि जिसका जिसके पास चला गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दोनों गए, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि CH3 और ये CH3, तो बेटा क्या हुआ, दोनों ब्रेक हुए, दोनों के बीच में क्या थी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी थी। दोनों ने क्या किया था, जब बॉन्ड बनाया तो कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इसने इसको दे दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब जब दोनों अलग हुए वापस, तो फिर से क्या हो गया, जिसका जो ही लेकर के चला गया। तो इस टाइप का जो फ्यूजन होता है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेप की शुरुआत यहाँ से होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, पहला काम हमको क्या करना है, किसी भी कोई भी रिएक्शन अपने को दी हुई है, उस रिएक्शन में सबसे पहला काम जो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट अपने पास में ना, सबसे पहले तो उसको तोड़ो। ठीक है, और अब वो तोड़ना कैसे है, ब्रेक कैसे होगा, कहां से ब्रेक होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले तो अपन देखा कि अगर इस तरीके से टूट सकता है क्या, अब ये अगर ये इस तरीके से टूटेगा ना बेटा, तो देखो आगे क्या होगा,
यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि ये अपने पास में ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए के पास में भी उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और बी के पास में भी उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग थी ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन वापस अपना अपना जिसका जिसके पास में पहुंच गया। तो उस केस में क्या हुआ यहाँ पर कि जब ये दोनों ब्रेक हुए ना, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ये देखो, ये ए है ना, ठीक है, और ये बी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो जो कंपाउंड बन रहा है ना, इस कंपाउंड को अपन क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल। एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि इस पे जो बीच वाला होता है ना, बीच वाले से मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, उस पे आएगा प्रोडक्ट बहुत डिपेंड करता है कि आगे कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि रिएक्शन हो रही है और अगर सही तरीके से रिएक्शन चलेगी, जो रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल होती है, तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बनना ही बनना है। वो प्रोडक्ट आगे फिर टूट सकता है, अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा, तब पता चलेगा, तब हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है अपन देख रहे हैं कि अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या बना रहा है वहां पर, ये जो कंपाउंड बनेंगे इसको अपन क्या कहेंगे, जो इंटरमीडिएट अपने सामने आ रहे हैं वो क्या हो गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल हमने इनको नाम दिया है। एक तरीके से फ्री हो गए ना, जिसके साथ चाहे उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। प्रेजेंस मैंने आपको कहा कि किसी न किसी प्रेजेंस की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है ना, HV, ठीक है, क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट अपन सब जानते हैं बचपन से, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है बेटा। अब अगर थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइप, या तो होमोलाइटिक तरीके से रिएक्शन टूट जाए, ठीक है, जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाए, या फिर वो हेटेरोलाइटिक तरीके से ब्रेक होगा। अब हेटेरोलाइटिक ब्रेक होगा तो अब आप समझ गए ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, ऐसे कहावत अपन ने बचपन में सुनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लाठी किसकी है, उन एलिमेंट्स की जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों ही हो सकता है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अपने को पता नहीं है, ठीक है। जब रिएक्शंस देखेंगे, रियल एग्जांपल है ना, तो अपने को समझ में आएगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ जो होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उसके साथ में चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये कंपाउंड ब्रेक हुआ ना, तो बेटा ये दो तरीके से हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन ने लिया, माना कि, है ना, ठीक है, बचपन से अपन ऐसा पढ़ता है ना, माना कि, तो यहाँ पर अपन ने मान लिया कि ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस केस में अपन ने क्या किया बेटा यहाँ पर, कि अगर हमने सोचा कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेरेटिवली ए की है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ने इलेक्ट्रॉन खींच ली किससे, ए से अपनी तरफ, तो बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पर प्लस चार्ज आता है, ऐसा भी अपन ने बचपन से पढ़ा है। और जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखें, तो हमने सोच लिया कि भाई ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपेरेटिवली, बी के कंपेरेटिवली, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है, समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत आसानी से, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हो और स्किप नहीं करना है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक समझते जाओगे। यानी कि ओवरऑल जो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये ऐसा हुआ किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी रखता है। और सिंपल सी बात है कि वो कंपाउंड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। ऐसा अपन बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्लास के बीच में बेटा अपन बात कम करेंगे क्योंकि फिर वो बातें हो जाती है तो आपका फ्लो नहीं बनता है ना, और जितनी देर बात होती है तो आगे जो पढ़ा था आपने वो भूलते जाते हो। तो जितनी देर हम पढ़ रहे हैं उतनी देर तो अपन बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे, टॉपिक से बिल्कुल भी ध्यान हम अपना जो है बाहर नहीं जाने की देंगे,
ठीक है। क्या होगा बेटा यहाँ पर देखो, ये A+ और B- हुआ, तो इसका मतलब होगा किसका फॉर्मेशन हुआ, आयंस का फॉर्मेशन हुआ। दो ही तरीके से आयन बन सकते हैं, तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, यानी कि केटायंस और एनायन का फॉर्मेशन होगा। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए कोई ना कोई। यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी होती है। एसिड बेस जैसे होता है ना, दो अच्छे दोस्तों में कभी कभी तीसरा आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, लड़ाई करवा देता है, ठीक है ना। तो एसिड और बेस, ठीक है। तो यानी कि पहली स्टेप क्या हो गई बेटा, कि सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया। अब बॉन्ड ब्रेक करने की अपने दो चीजें आ गई, ठीक है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से, होमोलाइटिक फिजन हुआ, ठीक है। और जिसका जिसका था वो अपना अपना लेकर के चला गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जो कंपाउंड है उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां से ब्रेक होगा और वहां से ब्रेक होगा, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर लेकर के चला जाएगा, और इस तरीके का जो फिजन होगा उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोलाइटिक फिजन कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास में, अगला उसके बाद में आ जाते हैं रिएजेंट। जैसे मैंने आपको कहा ना, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में, ठीक है। तो बेटा दो तरीके से रिएजेंट होंगे अपने पास में, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो ब्रेक हुआ था, जैसे मैं यहाँ पर फिर से आपको लिखता हूँ, जो कंपाउंड है अपने पास में ए और बी, ठीक है, और ये जब टूटा तो ये इस तरीके से अपने पास में एक तो फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। या फिर जो दूसरा देखा अगर अपन ने, जो फिजन हुआ वो हेटेरोलाइटिक फिजन हुआ, ठीक है। और हेटेरोलाइटिक फिजन के केस में यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों केस हो गए, ये A- B+, या फिर क्या हुआ बेटा यहाँ पर A+, है ना, और क्या हो गया यहाँ पर B-। तो इस तरीके से जब एक कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं, तो दो चीजें अपने पास में बन करके आ रही थी। क्या क्या था वो, अगर होमोलाइटिक फिजन हो रहा है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और हेटेरोलाइटिक फिजन होगा तो एनायन और केटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमने आगे अगली स्टेप क्या किया, आइडेंटिफाइड करें। अपन ऐसे कहते हैं ना कि पहचानो कौन, ठीक है। तो अपन पहचाने, उसके बाद में क्या ब्रेक हो गया, उन ब्रेक होने में से आप सीधा सीधा यह ध्यान दे लो, ठीक है, हर चीज जो है उस पे मत जाओ कि पूरा क्या दिया हुआ है हमको, ठीक है। बाकी ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए, और कैसे हम ओवरऑल अपना मोटिव क्या है बेटा, क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। एग्जाम्स में, नीट में, एंट्रेंस एग्जाम में आपने ये कैसे किया, क्यों किया, पूरा एक्सप्लेन करने की अपने को जरूरत नहीं है। नीट में अपने को रिक्वायर्ड क्या है, बहुत कम टाइम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर लें और सही आंसर आ जाए, ठीक है। दो ही तरीके से आपके आंसर आते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो या तो आप जो है तुक्का लगा करके सही करने की कोशिश करें और वहां पर -1 आ जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर आ जाएं और अपन देखें कि हमने दो कैटेगरी में रिएजेंट्स को डिवाइड किया, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा समझे अगर अपन यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। आप समझ गए होंगे, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इनके पास में कमी होती है। अब जिसके पास में कमी होगी तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। आपको किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो वो आपके पास में नहीं है, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी आपके पास में, तो कोई अगर आपको देगा तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप कहीं से लेने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब क्या एक्सेप्ट क्या करेगा बेटा, हर कुछ तो नहीं कर सकता है ना, जिस चीज की जरूरत है वही करेगा। अब ये तो यहाँ पर केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शन चल रही है अपने को, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि बॉन्ड बनाना और स्टेबल होना है खुद को, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लाइफ में भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो लाइफ में स्टेबल होना है तो पैसों की जरूरत है, तो यहाँ पर कंपाउंड को स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपन इसको कह रहे हैं, क्यों, ये क्या है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दूसरा है अपने पास में बेटा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, रिच का मतलब तो आप समझ ही गए ना, पैसा है उसके पास में, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है, आप उसके पास में जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब ऐसे आदमी के पास में चलो जाओ जो जिसके पास में खुद ही नहीं है, ठीक है, वही मांग मांगे फिर रहा है, तो उससे बोलो आप
तो वो कहाँ से देगा आपको, तो वो दे नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यानी कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी कि इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो दो ही चीजों की जरूरत है, और ऐसे भी रिएक्शन में अपने को यही जरूरत है, अपने को क्या करना है, जो कंपाउंड्स है, जो रिएक्टेंट है, उनको अगर स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन इसको, ठीक है बेटा। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में देखेंगे तभी जाकर के हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे देखो, इलेक्ट्रोफाइल या इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से हमने क्या किया बेटा, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के रीजन ही है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ सको, और अगर आपने समझ लिया तो उसको आप अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो है अपने क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम आनी ही नहीं ना, क्योंकि ओवरऑल मोटिव तो अपना ये है कि हमको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। लक्ष्य क्या है बेटा, अपने को डॉक्टर बनना है, और हम बन के रहेंगे डॉक्टर, बस ये सोच करके चलो आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया, एक चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को अपन देखें क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके पास में होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट जो है बेटा वो क्या होगा, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उन पर आप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका सीधा सीधा ध्यान उधर चला गया, लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने बहुत शॉर्ट में किए हैं, ठीक है। और नोट्स जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर पहला देखो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पास में, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, H+ है ना, समझ रहे हो, एग्जांपल देख करके हम समझ सकते हैं कि जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, जिसके पास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान देखिए यहाँ पर, ऑल केटाइंस आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट केटाइंस ऑफ किसके, फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 और NH4+। तो देखिए जहां केमिस्ट्री है तो वहां पर एक्सेप्शंस तो है ही है, ठीक है, अपवाद तो आने ही आने हैं, है ना। और वो अपवाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारी बात क्वेश्चन को कर देता है। तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है बेटा, कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, उस क्वेश्चंस में कहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा डेटा तो नहीं दिया हुआ है कि वो एक्सेप्शन ही सोलो, खास करके वो ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमको कहीं कहीं जगह ध्यान देना है कि स्पेसिफाइड कोई ऐसी चीज तो नहीं दी हुई है, ठीक है, जो जहां पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज आपके साथ में धोखा हो सकता है ना, ठीक है। तो धोखे से बचने का एक ही तरीका है कि हमें ध्यान देना है उस पे, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना बेटा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा सुना है ना आपने, तो वैसा हो जाएगा। तो कई बार जो होता है क्वेश्चंस में बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती, बहुत माइनर सी मिस्टेक जिसका अपने को पता नहीं चलता है, और अपना क्वेश्चन जो होता है वो कहीं ना कहीं गलत होने के संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को हमको कम करना है ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, इस तरीके से 3 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पूरा एक पैराग्राफ ऐसे लिख दूंगा ना तो आप जैसे पढ़ोगे वैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल लिए, ठीक है, अलग अलग करके दे दिए, ठीक है। तो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज, क्या होगा बेटा, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे कि आप ये सारे देख सकते हैं BeCl2, है ना, ये सारे एग्जांपल्स में आप देखोगे तो इनके क्या हो रहे हैं, जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, है ना, तो एक इस पे आप देखेंगे अनफिल्ड डी सबसेल, ठीक है। डी सबसेल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको लिखना आता है, और जैसे ही आप देखोगे इन सब के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे किसी का भी डी सबसेल जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से जो है इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं इस पे, ठीक है, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम बॉन्डेड ओनली विद 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, क्या होगा बेटा, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे,
ठीक है ना। जैसे देखो इस पॉइंट को समझो, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। और जो ये सेंट्रल एटम है ना बेटा, सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, जिससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए। तो देखो इससे 2 जुड़े हुए हैं, इससे 3, ये 3 अटैच है, 3 4 तो सेंट्रल एटम से मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होते हैं तो वह भी क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए, इतने एग्जांपल्स देने के बाद तो ऐसे भी समझ आती है, ठीक है। फिर वापस वही अपवादों की दुनिया, ठीक है। Cl2, Br2 और I2 जो है ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ होते हैं ना जो जिसके साथ हो उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक ही नहीं, कोई केमिस्ट्री पूरी ले लो आप, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। एक कंपाउंड की कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब जिसके साथ होते हैं ये उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो Cl2, Br2, I2 जो होते हैं वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, लेविस के एसिड होते हैं। क्यों होते हैं लेविस के एसिड, अपने को पता है कैसे, बताओ। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे देखा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है, लेविस के, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या होंगे, लेविस के एसिड होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते चलें अपन, अगर आगे चलते हैं अपन बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा वो कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिएजेंट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स। फिर इलेक्ट्रोफाइल्स को हमने अलग अलग उसमें करके देख लिया। अगर आपने इस सीक्वेंस को अगर समझ लिया बेटा तो आपको ऑर्गेनिक समझ, मैंने आपसे पहले क्या कहा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था आपने देखा होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारथी है ना, और ये चैप्टर है कंप्लीट। अगर आपने इसको समझ लिया ना अच्छे से तो आप ये समझ लो कि आपकी ऑर्गेनिक बहुत इजीली हो जानी है, पूरा उंगलियों पे डांस करेगी ऑर्गेनिक आपके। तो उन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए। तो पहले स्टेप बाय स्टेप उसी सीक्वेंस में आप चलिए, ठीक है, तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और बहुत आसानी से जो है आप उसको समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया अपने पास में कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल है ना, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरा क्या हो गया अपने पास में, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या क्या कह रहे हैं अपन इसको, न्यूक्लियोफाइल अगेन। फिर हमने इसको भी उसी तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो भी होती है, ठीक है, सारे एक्सेप्शन फिर आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, अपवाद। केमिस्ट्री में आप ये एक बात ध्यान रखो बेटा, जिसने जैसा दिखाया वो वैसा ही है ये जरूरी नहीं होता है। जिसने जैसा दिखाया वो वैसा ही है ये जरूरी नहीं होता है। कुछ कंपाउंड्स वैसे भी होते हैं जो जिसके साथ होते हैं ना उसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। और आज के जीवन में तो आपको रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो वो 100% सत्य है। अपवाद हो सकते हैं और अपवादों की दुनिया से बचना है आपको, ठीक है ना। वहां पर आपको ध्यान देना, तो क्वेश्चन -1 ला देगा आपके लिए, वो बहुत भारी काम हो सकता है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना, क्या कहेंगे, देखो जैसे H+, ये बेचारे बाबा जी, ये तो इनको तो अपन सब जानते ही हैं, तो महान है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। तो इसको तो कहीं पर भी लेके चलो, जैसी जरूरत है वैसा इसको यूज कर सकते हैं। OH-, ये कंपाउंड, ये ठीक है, ये सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को फिर हमने क्या किया बेटा, 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर भी होना चाहिए इसके पास में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे। बात समझ में आ गई। क्या क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए, कम से कम सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर होना जरूरी है। जैसे देखो NH3 क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास में
पी ब्लॉक के जो एलिमेंट पी ब्लॉक में अपन जाएंगे, ठीक है, कार्बन से फ्लोरीन की ओर, ठीक है, तो लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे नाइट्रोजन के पास में, है ना, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, एक लोन पेयर हो गया यहाँ पर देखो, तो इसमें एक लोन पेयर है तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, चाहे आगे कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इन कंपाउंड के पास में क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, किसके पास में, सेंट्रल एटम के पास में। तो उस तरीके के कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब कंफ्यूज मत हो जाना कहीं कि सर इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अपन कैसे आइडेंटिफाइड कर लेंगे बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो होना चाहिए ना उसके साथ, विभिन्न जो न्यूक्लियोफाइल की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, वो तो वही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। तो वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो होनी ही चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट तो होना ही चाहिए, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट तो अपने को दिख ही रहे हैं, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके को क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। ये और देख लो आप, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल हो गए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, ठीक है। तो ये जितने भी जो सेंट्रल एटम है इनके पास में क्या है, सबके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कम से कम एक लोन पेयर का होना जरूरी है, तभी जाकर के हम उसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और कौन सा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को भी क्या किया बेटा अपन ने, फिर से दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं अपन उसको, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, बिहेव क्या कहेंगे अपन उसको, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है, जैसे कि एल्केन्स, एल्काइंस, बेंजीन, क्या होंगे बेटा ये, भाई ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अपने को देखने ही है, लेकिन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी नहीं कहा नहीं पहचान कौन, ठीक है, तो पहचाना अपन ने, तो पता चला कि क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है बेटा, ठीक है। उस बाद में कुछ थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं जिनको, है ना, क्या कहेंगे अपन, एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने चाहिए, ठीक है, एक न्यूट्रल होना चाहिए जिसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, दूसरे पे कोई चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देना ही देना, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो जो लिखा है अपन उसको मैच कर लें, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दो दिखाई दे गए यहाँ पर, क्लियर है ना, ठीक है। कैसे, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट अपन को दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस बाद में क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए, एक लोन पेयर भी अपने को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। दूसरे पे कोई चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पर ये देखो नेगेटिव चार्ज मिल गया अपने को, और उसके साथ में ये, ठीक है, क्या होना चाहिए, अब होना ही चाहिए क्या, बार बार अब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना समझ लो, इतना आइडेंटिफाई कर लोगे तब भी काफी है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहाँ तक आपने समझा होगा अच्छे से, बिना स्किप किए, और ध्यान दिया होगा उसने। कुछ देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स लेविस के बेस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट वही करेगा जिसके पास में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। वो एक्सेप्शन हो सकते हैं उसके पास में भी, अगर आप इंसानों में देखोगे तो जिसके पास में है वो भी डोनेशन नहीं करता है, तो वो बात एक अलग है कि वो डोनेट करेगा या नहीं करेगा, वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, और उसी को अपन अपवाद बोलते हैं। उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो ना बच्चों, ठीक है, तो समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखो कुछ कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी, जिसके साथ जो होगा, ठीक है, वो उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पास गए तो उसको कहते हम तेरे हैं, इसके पास गए तो उसको कहते हम तेरे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली है किसी की नहीं, ठीक है, जैसी जरूरत वैसे बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों की तरह बिहेव करने वाले कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं और क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। बाई मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आई आपको या नहीं समझ में आई? देखो चेस बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखा बेटा, सिंपल, जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करोगे, खुद की लैंग्वेज बनाओ, ठीक है, बहुत आसानी से समझो उसको कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड, पहला देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो गए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो है ना, आर एल्काइल ग्रुप, यानी कि अपने को ये बात तो समझ में आएगी कि कार्बन चेन कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव में सारी शर्तें पूरी हो रही है, और जहां शर्तें पूरी हो गई, ठीक है, तो भाई जहां जरूरत, एक सिंपल सी बात है, जहां जरूरत पूरी हो रही है और जिस समय जो जरूरत पूरी कर सकता है हम उसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या होंगे बेटा, यहां पर देखो कुछ नहीं होंगे ना, क्या लिखा है यहाँ पर, कंपाउंड ही ऐसे हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और कौन कौन कर सकता है, जिसके पास में जो इन कंडीशन पे होंगे, यानी कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन या सल्फर हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन की कंडीशंस पूरी हो रही है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आ गया, कार्बन चेन आ गई यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लेके जाओ तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास ले जाओ तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, यानी जिसको जिसकी जैसी जरूरत है वो उसके साथ वैसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी, तो ये भी देख लो कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। भाई इसने कहा कि टीएनसी अप्लाई, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो यहाँ पर कंडीशन इन्होंने फॉलो कर दी, तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए इनके कि भाई हमसे महान कौन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब ये क्या कर सकते, ये आर ये खासियत हो रही है कि ये अभी तो हम जरूर नहीं है कि जहां पर है वहीं रहेंगे, ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं, चेन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसमें देखो, इसमें देख लो, किसी भी एग्जाम्पल में आप देखोगे, और आई होप कि इतने एग्जाम्पल देखने के बाद तो आपको अब आइडेंटिफाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे कंपाउंड जो है वो दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। नीचे पॉइंट लिखा है मैंने, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। समझ गए ना बेटा, जैसी जरूरत वैसे हम, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, दो चीज तो अपने पास में हो गई, सबसे पहले तो हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, फिर हमने बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में फिर हमने उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाइड भी कर लिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स में। अब उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर तीसरी स्टेप जहां अपने को ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब हम उस पोजीशन पे आ रहे हैं जिससे हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और वही नीट में पूछा जाता है ना आपसे, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर करेक्ट आंसर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो इस पे, वो मोर करेक्ट आंसर जो है ना वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को बेटा हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी जो होगी वो क्या होगी, यहां पर कार्बोनियम आयन, ठीक है। टाइप्स, कैटेगरीज मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने अपनी मर्जी से बना ली, ठीक है। कंपाउंड ब्रेक हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके गुणों के बेसिस पर हमने उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। कौन सा भी, अगर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, बताओ क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा ना, और कौन कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बनेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स अब उसके बाद में भी धीरे धीरे से आगे तो बढ़ेगी ना, वैसा वैसे तो नहीं होगा ना, तभी कंपटीशन का मतलब ही तो यही है, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मांड है बहुत सारा, ठीक है, जिसको आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप चले हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप ऐसा समझो, मैं आपके सामने एक कोई एग्जांपल लिखता हूं तो ये आपको शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए।
कोई भी कंपाउंड है अपने पास में, ये कार्बन X मैंने ले लिया, इसके साथ में कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। X जो है ये कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। X सुनते ही बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, गलत बात, ठीक है। अब अगर बेटा ये यहां से ब्रेक हुआ, देखो बॉन्ड ब्रेक तो बॉन्ड ही होगा, ठीक है। अब बॉन्ड के ब्रेक होने पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। डिपेंड करेगा कि अब होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ या हेटेरोलाइटिक हुआ। अब क्या हुआ बेटा कि यहां से ये ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव सुनते ही अपने दिमाग में क्या बात आ गई, इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर लेके चला जाएगा, यानी कि एक बात तो समझ में आएगी, जो फ्यूजन हो रहा है वो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये ब्रेक हुआ यहां से, तो ये कार्बन ये, ठीक है। तो X पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ गया कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ये देखो, ठीक है। यानी कि कार्बन, अब देखो अगर मैं ऐसा कहूं कि बेटा बताओ पहले अभी जो भी देखा, तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है। कैसे पता चला अपने को, इस पे क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ना, तोड़ करके पहचानो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि अगर अपन आगे देखें यहाँ पर, तो इसको कार्बन पे क्या हो गया है, देखो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इसके पास में, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है, वो किसकी, X की ज्यादा है, किससे, कार्बन से, ठीक है। इसलिए तो ये ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ बेटा यहाँ पर, ये देखो तो इस टाइप का जो बनने वाला जो कंपाउंड है उसको क्या कहें अपन, कार्बोनियम। IUM जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पहला इंटरमीडिएट अपने सामने निकल के सामने आ गया कि कार्बोनियम। अब आगे का जो प्रोडक्ट बनना है वो अब इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां पर फिर दो उसमें ये हो सकता है, ठीक है, लेस स्टेबल, मोर करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दूसरा देखो कार्बोकैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये कब होगा, जब ये कोई भी जो कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन इस तरीके से होगा, वो रिएक्शन इस तरीके से ब्रेक होगी, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे, कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कौन, कार्बन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके पास में, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया है ना, हाइब्रिडेशन तो समझ में आता है ना सभी को, ठीक है। कितने, 3 है ना, यहाँ पर ये हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 4 होते तो sp3 हो सकता था, कि 4 है नहीं ना, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहां पर, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप इसका बनेगा, जो कि समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। और किसकी तरह व्यवहार करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, ये बताओ, एसिड बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल है, यही चीजें अपन को समझना है और इस चीज को अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो मेन होता क्या है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो एक बात तो अपन को ध्यान रखनी है कि भाई इससे आगे वाली स्टेप को समझने के लिए अपन को क्या करना है। अब देखो बेटा, देखते हैं अपन की कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी पर ही आय का प्रोडक्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेंगे, और वहां पर अपना क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि ज्यादा सही आंसर कौन सा है, मोर करेक्ट आंसर कौन सा है, ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस अपने पास में आती है ना, ये कई बार सीधे सीधे 1 2 3 4 इस तरीके से करके अपने को अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, और उसमें से सही सीक्वेंस या करेक्ट आंसर पूछ लिया स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो वो हम आइडेंटिफाइड करेंगे यहाँ पर, और उसको हम समझेंगे किससे, इससे कि कौन सा कार्बोनियम आयन क्या है, ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब उस कार्बोनियम आयन में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, ठीक है, वो कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। ये अपने को पता है बचपन से, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद में होगा बेटा कौन सा,
अनसेचुरेटेड, ठीक, विनाइल को छोड़ करके ध्यान रखना, ठीक है, किसको, एक्सेप्ट विनाइल। उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो 3 डिग्री, फिर हो गया अपने पास में 2 डिग्री, फिर हो गया 1 डिग्री, और लास्ट में कौन आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। तो ये होगा इसका स्टेबिलिटी का, एरोमेटिक से इधर की तरफ जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, फिर अनसैचुरेटेड, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट कौन हो जाएगा, मिथाइल हो गया। तो अब एरोमेटिक रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, किस कारण से, कार्बोनियम आयन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर, रेजोनेंस के कारण से, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की हो गए, ये अगले टॉपिक अपने पास में आने वाले हैं, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, रेजोनेंस को पूरा अपन समझेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी अपन पूरा समझेंगे। पहले अपन इसको समझ ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि कैसे कैसे अपन को क्वेश्चंस करने। अब मैंने जैसा आपको बताया ना क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर देखो पहला क्या हो सकता है, हमको 4 ऑप्शन अपने पास में होते हैं, 4 में अलग अलग कंपाउंड्स की सीक्वेंस दे दी, उसमें एरोमेटिक भी हो गए, अनसैचुरेटेड भी हो गए, या फिर सारे एरोमेटिक हो गए, सारे अनसैचुरेटेड हो गए, या फिर ये तो बहुत सिंपल हो गए, तो इतना इजी क्वेश्चंस जो है वो नीट में नहीं आता है, लेकिन उससे आ जाता है और वहां पर आपको सीक्वेंस पूछ ली जाती है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर सीक्वेंस जो दी हुई है आपको पहले दे दिया और नीचे पूछ लिया जाए कि सही है या गलत है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वहां पर अपने पास में बन सकते हैं। उसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नहीं बना और दूसरे रिएक्शन से अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, रिएक्शन पे जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपसे जैसे पूछा जाता है ना कि मोर करेक्ट आंसर अपने को ढूंढना होता है, ठीक है, तो वहां अपने देख लेते हैं, या फिर ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, ठीक है ना, लीस्ट प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, मोर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड करेंगे जो कंपाउंड है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो अगर कार्बोनियम बन रहा है तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी ध्यान देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड जो होता है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो है वो कौन सा है, कार्बनियन आयन, ठीक है, या कार्बो एनायन, जिसके यानी कि कार्बन पर क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाए। और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे आएगा, जैसे जैसे अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा था ना, वैसे अगर अपन एग्जांपल देखें यहाँ पर, सपोज मान लीजिए कि ये कंपाउंड है कार्बन, ठीक है, एक्स, अगेन यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। अगेन ये ब्रेक हुआ बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस तरीके से, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की किससे ज्यादा है बेटा, यहाँ पर अब एक्स से ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, कार्बो एनायन या कार्बनियन आयन। ION जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यानी कि कार्बन पर क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ पा रहे हो ना, सो मत जाना कहीं बीच में ही, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटा कार्बन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, उसमें कितने थे कार्बोनियम में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। 3 और 1 4, पूरे 4 वो हो रहे हैं, 4 बन सकते हैं ना वहां पर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। पिरामिडल शेप होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किससे, कहां से, कोवेलेंट बॉन्ड, और किसकी तरह बिहेव करेंगे यहाँ पर ये बेटा, लेविस बेस की तरह, ठीक है। अब अगर इसका भी अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, अगर मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएंगे, बताओ बताओ बताओ, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो लेविस बेस बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल समझ में ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनियम में देखे तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पर अपन देखेंगे तो किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली जो बातें पहले देखी अपन ने, उन पे तो ध्यान देना ही देना है, अपवाद पे, एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, कहाँ पर,
कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे देखा ऐसा होता है, ठीक है, और वो एक्सेप्शनल चीजों पे अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर से अपने कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने को गड़बड़ नहीं होने देनी है क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं। अब इस केस में भी स्टेबिलिटी देखेंगे ना बेटा, तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देन अगेन अनसैचुरेटेड, ठीक है। फिर अब यहां पर आगे चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन ये हो जाएगा 3 डिग्री और लास्ट CH3 माइनस। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, किसका? कार्बोनियम आयन का। एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक भी रेजोनेंस हो रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो चाहे वो कार्बोनियम आयन हो या चाहे वो कार्बेनियन आयन हो, ठीक है, IUM या ION, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। कौन? इंटरमीडिएट, ठीक है, चाहे वो कार्बोनियम आयन हो या कार्बेनियन आयन हो, ठीक है। उसके बाद में कौन होगा? अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा कि आप जो है सीट नोट्स डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा नोट्स का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई ना बेटा? तो और यहाँ से भी क्वेश्चंस उसी तरीके से पूछे जा सकते हैं जिस तरीके से कार्बोनियम का, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बार बार अपन वही बात रिपीट करेंगे ना तो फिर आप स्किप करना, ठीक है बेटा। अब देखो अगला जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा है? फ्री रेडिकल, ठीक है। और फ्री रेडिकल में यहाँ पर कार्बन लिखा है नहीं, कार्बन एज अ फ्री रेडिकल, ठीक है, अपन ऐसे कह सकते हैं। फ्री रेडिकल वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में फिजन कौन सा वाला आया? होमोलाइटिक फिजन। ये बात तो क्लियर है, समान रूप से ब्रेक होना चाहिए, नहीं जिसका जो लेकर के चला जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होना चाहिए उसमें? और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन अपन कह सकते हैं उसमें, ठीक है। और ये जो होगी ना वो दोनों की कंपेरेटिवली, किसकी? कार्बोनियम और कार्बेनियन आयन की कंपेरेटिवली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास में क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और जो अनपेयर है ना, ठीक है, वो जल्दी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। पेयर है तो सिंपल सी बात है, पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो अनपेयर जो है वो जल्दी हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन किसके भी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो गए ना, लेकिन कार्बो जो वहां पर अगर देखें, कंपेयर करें अपन कार्बोनियम आयन से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस पे कुछ चेंजेस आए। तो तो आगे क्या होगा बेटा कि जैसे ये क्या किसकी तरह फ्री रेडिकल्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? ही किसकी तरह बिहेव करेंगे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अभी अभी अपन ने देखा है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल किस कंडीशन में कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हर कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आपके काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको ऑर्गेनिक का सारथी अपन बोल रहे हैं ना बार बार चैप्टर को, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, वो पूरी अभिक्रियाओं का रहस्य यहीं पर छुपा हुआ है। किस कारण से? हर प्रॉपर्टी को आप समझते चलोगे और वो पीछे जो भी आप पढ़ रहे हो वो आगे आपके यूज होता जाएगा। और अगर पीछे वाला फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्किप मत करो, ठीक है। क्योंकि स्किप करोगे तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आगे वाला तो फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे वाली चीजें ही आगे सारी यूज होने वाली है। पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा। एक ऐसे लिखिए, मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो किसके? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। ये अपने को पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा है वहां पर। अब अगर बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये 4-2 देख लो, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो कार्बो केटाइन की तरह ही होती है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेबल होगा वो कौन होगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड, देन अनसैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के बाद में वही इसमें भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि यह भी क्या है? और ये CH3 है, ठीक है, मिथाइल। क्योंकि ये भी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही है और यह भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ठीक है बेटा, तो ये 3 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शंस के लिए, और इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा ये ज्यादा यूज होंगे अपने, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन और
फ्री रेडिकल, ठीक है। दो और होते हैं जो इतने कोई खास नहीं है, ठीक है, कार्बिन्स और नाइट्रिन्स, ठीक है बेटा। ओके, चलें आगे। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? समझने की कोशिश करो, ठीक है, स्किप मत करो, है ना, नहीं तो जिंदगी स्किप हो जाती है स्किप करने के चक्कर में लोगों की।